आर्थिक घटना चक्र बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न संख्या 1। केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसी यानी सीबीडीसी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1। भारतीय रिजर्व बैंक थोक एवं रिटेल खंड में कतिपय लेन देन के लिए सीबीडीसी जारी कर चुका है। 2। भारत में कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों ने सीबीडीसी पर यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई इंटरऑपरेबिलिटी की सुविधा शुरू कर दी है। 3। सीबीडीसी देश की फिएट मुद्रा का एक डिजिटल संस्करण है। 4। सीबीडीसी केंद्रीय बैंक जारी करता है तथा गारंटी भी देता है। 5। सीबीडीसी केंद्रीय बैंक की देनदारी होती है। उपर्युक्त में से कितने सही हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी केवल 3, विकल्प डी केवल 4। सही उत्तर है विकल्प डी केवल 4। उत्तर की व्याख्या। सार्वजनिक क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने 4 सितंबर 2023 को सीबीडीसी पर यूपीआई इंटरऑपरेबिलिटी की सुविधा शुरू की। इससे पहले यस बैंक तथा एक्सिस बैंक ने इसी प्रकार की सुविधा शुरू की थी। प्रश्न संख्या 2। निम्नलिखित मदों पर विचार कीजिए। 1। विदेशों में अचल संपत्ति खरीदना। 2। समुद्र पारीय जमाएं एवं विदेशों में रह रहे संबंधियों की देखभाल। 3। लॉटरी टिकट खरीदना। 4। इक्विटी या ऋण में निवेश। उपर्युक्त में से कितनी मदें उदारीकृत विप्रेषण योजना यानी एलआरएस में शामिल हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी केवल 3, विकल्प डी केवल 4। सही उत्तर है विकल्प सी केवल 3। उत्तर की व्याख्या। इस योजना के तहत विदेशों में लॉटरी खरीदने के लिए धन विप्रेषण अनुमन्य नहीं है। प्रश्न संख्या 3। प्रधानमंत्री दक्षता और कौशलता संपन्न हितग्राही यानी पीएम दक्ष योजना के लाभार्थियों के लिए आय सीमा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1। अनुसूचित जातियों, स्वच्छकारों या कचरा बीनने वालों तथा डीनोटिफाइड ट्राइब्स के लाभार्थियों के लिए कोई आय सीमा नहीं। 2। अन्य पिछड़ी जातियों की वार्षिक आय रुपए 3 लाख से अधिक न हो। 3। आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के लाभार्थियों के परिवार की वार्षिक आय रुपए 1 लाख से अधिक न हो। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी सभी 3, विकल्प डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प सी सभी 3। प्रश्न संख्या 4। बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा राज्यों के वर्ष 2023-24 के बजट विश्लेषण के आधार पर किस राज्य में सार्वजनिक ऋणों पर ब्याज भुगतान उनकी राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत रूप में सर्वाधिक है? विकल्प ए पंजाब, विकल्प बी तमिलनाडु, विकल्प सी पश्चिम बंगाल, विकल्प डी हरियाणा। सही उत्तर है विकल्प ए पंजाब। उत्तर की व्याख्या। वर्ष 2023-24 में राज्यों की कुल राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत रूप में ब्याज भुगतान पंजाब में 22.2%, तमिलनाडु में 20.2%, पश्चिम बंगाल में 20% तथा हरियाणा में 19.5% था। प्रश्न संख्या 5। 5 सितंबर 2023 की स्थिति के अनुसार इंडिया स्टैक तथा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बिना किसी लागत के ओपन सोर्स एक्सेस के लिए भारत के साथ निम्नलिखित में से किस राष्ट्र समूह ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? 1. आर्मीनिया एवं सियरा लियोन, 2. सूरीनाम एवं एंटीगुआ, 3. बारबाडोस एवं ट्रिनिदाद, 4. टोबैगो एवं पापुआ न्यू गिनी। सही कूट है विकल्प ए केवल 1 और 3, विकल्प बी केवल 2 और 4, विकल्प सी केवल 1, 3 और 4, विकल्प डी सभी 1, 2, 3 और 4। सही उत्तर है विकल्प डी सभी 1, 2, 3 और 4।
प्रश्न संख्या 6, वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन कब लॉन्च किया गया? विकल्प ए 9 सितंबर 2023, विकल्प बी 7 सितंबर 2023, विकल्प सी 24 अगस्त 2023, विकल्प डी 21 मई 2023। सही उत्तर है विकल्प ए 9 सितंबर 2023। उत्तर की व्याख्या। G20 शिखर सम्मेलन 9 सितंबर 2023 के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन नई दिल्ली में लॉन्च किया गया। प्रश्न संख्या 7, नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन में प्रस्तावित भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा निम्नलिखित में से किस प्रकार की कनेक्टिविटी के विकास पर केंद्रित है? विकल्प ए जहाज रानी एवं रेलवे, विकल्प बी जहाज रानी एवं सड़क मार्ग, विकल्प सी जहाज रानी सड़क मार्ग रेलवे, विकल्प डी राजमार्ग रेलवे। सही उत्तर है विकल्प ए जहाज रानी एवं रेलवे। प्रश्न संख्या 8, G20 के नई दिल्ली शिखर सम्मेलन 2023 में प्रस्तावित भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरेगा? विकल्प ए इजराइल, विकल्प बी सऊदी अरब, विकल्प सी तुर्की, विकल्प डी संयुक्त अरब अमीरात। सही उत्तर है विकल्प सी तुर्की। उत्तर की व्याख्या। प्रस्तावित भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा भारत मुंबई से प्रारंभ होकर दुबई, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, जॉर्डन, इजराइल, इटली, फ्रांस होते हुए जर्मनी तक जाएगा। प्रश्न संख्या 9, नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार प्रस्तावित भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा में निम्नलिखित में से कौन कौन से गलियारे प्रस्तावित हैं? 1. पूर्वी गलियारा, 2. पश्चिमी गलियारा, 3. उत्तरी गलियारा, 4. दक्षिणी गलियारा। उपर्युक्त में से सही है विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 1 और 3, विकल्प सी केवल 3 और 4, विकल्प डी केवल 1 और 4। सही उत्तर है विकल्प बी केवल 1 और 3। उत्तर की व्याख्या। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा में 2 पृथक गलियारे होंगे। पूर्वी गलियारा भारत को अरब खाड़ी से होते हुए मध्य पूर्व के देशों संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, जॉर्डन तथा इजराइल से जोड़ेगा, जबकि उत्तरी गलियारा अरब खाड़ी को इटली, फ्रांस तथा जर्मनी से होते हुए यूरोप से जोड़ेगा। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1. भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पक्की सड़कों की लंबाई वित्तीय 2005 में 61,156 किलोमीटर से लगभग 12 गुना बढ़कर वित्तीय वर्ष 2023 में 7,33,325 किलोमीटर हो गई। 2. भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई वित्तीय वर्ष 2005 में 65,569 किलोमीटर से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2023 में 1,45,240 किलोमीटर हो गई। उपर्युक्त में से सही है विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, विकल्प डी ना तो 1 और ना ही 2। सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। प्रश्न संख्या 11, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी नवीन दिशा निर्देशों के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को 1 अप्रैल 2024 से अपने संपूर्ण निवेश पोर्टफोलियो को निम्नलिखित में से किस श्रेणी में श्रेणीकृत करना होगा? 1. परिपक्वता तक रखे गए यानी हेल्ड टू मैच्योरिटी HTM, 2. बिक्री के लिए उपलब्ध AFS, 3. लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य यानी FVTPL। उपर्युक्त में से सही है विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 1 और 3, विकल्प सी केवल 2 और 3, विकल्प डी सभी 1, 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प डी सभी 1, 2 और 3। उत्तर की व्याख्या।
12 सितंबर 2023 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी संशोधित दिशा निर्देशों के तहत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को 1 अप्रैल 2024 से अपने संपूर्ण निवेश पोर्टफोलियो यानी अपनी सहायक कंपनियों, संयुक्त उपक्रमों और सहयोगियों में किए गए निवेश को छोड़कर 3 श्रेणियों हेल्ड टू मैच्योरिटी, बिक्री के लिए उपलब्ध, लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य के तहत वर्गीकृत करना होगा। पृष्ठ संख्या 197। प्रश्न संख्या 12। शहरी अधोरचना विकास निधि यानी UIDF के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विकल्प ए, इस निधि से देश के टाउन एरियाओं के विकास हेतु धन उपलब्ध कराया जा रहा है। विकल्प बी, ये निधि राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा प्रबंधित है। विकल्प सी, ये निधि सरकार द्वारा प्रदत्त ₹10,000 करोड़ के अंशदान से परिचालित हो गई है। विकल्प डी, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्राथमिकता क्षेत्रक उधारी में हुई कमी इस निधि में जमा की जाती है। सही उत्तर है विकल्प ए, इस निधि से देश के टाउन एरियाओं के विकास हेतु धन उपलब्ध कराया जा रहा है। उत्तर की व्याख्या। इस निधि से देश के टियर 2 एवं टियर 3 शहरों में शहरी अधोरचना के सृजन और सुदृढ़ीकरण हेतु सार्वजनिक निकायों को निधियां उपलब्ध कराई जाती हैं। प्रश्न संख्या 13। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का बड़ा बंदरगाह नहीं है? विकल्प ए, दीनदयाल पोर्ट। विकल्प बी, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। विकल्प सी, कराईकल पोर्ट। विकल्प डी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। सही उत्तर है विकल्प सी, कराईकल पोर्ट। प्रश्न संख्या 14। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स विश्व बैंक द्वारा 2 वर्ष के अंतराल पर जारी किया जाता है। 2. लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में 139 देशों में भारत 6 स्थान ऊपर उठकर 38वें स्थान पर आ गया है। 3. लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस का आकलन सीमा शुल्क, बुनियादी ढांचा, इंटरनेशनल शिपमेंट, लॉजिस्टिक्स क्षमता, ट्रैकिंग और ट्रेसिंग तथा समयबद्धता जैसे 6 मानदंडों के आधार पर किया जाता है। उपर्युक्त में से सही है। विकल्प ए, केवल 1 और 2। विकल्प बी, केवल 1 और 3। विकल्प सी, केवल 2 और 3। विकल्प डी, सभी 1, 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प डी, सभी 1, 2 और 3। प्रश्न संख्या 15। वित्त मंत्रालय के वस्तु एवं सेवा कर अपील पंचाट की कितनी पीठें देश में स्थापित किए जाने की अधिसूचना जारी की है? विकल्प ए 15, विकल्प बी 25, विकल्प सी 28, विकल्प डी 31। सही उत्तर है विकल्प डी 31। उत्तर की व्याख्या। वित्त मंत्रालय ने 14 सितंबर 2023 को सारे देश में वस्तु एवं सेवा कर अपील पंचाट की 31 पीठें स्थापित किए जाने की अधिसूचना जारी कर दी। प्रश्न संख्या 16। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विश्व आर्थिक दृष्टिकोण 2023 के अनुसार भारत सरकार राष्ट्रीय स्तर पर अपने सकल घरेलू उत्पाद का कितना हिस्सा खर्च करती है? विकल्प ए 15%, विकल्प बी 22%, विकल्प सी 28%, विकल्प डी 35%। सही उत्तर है विकल्प सी 28%। प्रश्न संख्या 17। आर्थिक विकास के सकल घरेलू उत्पाद केंद्रित दृष्टिकोण के स्थान पर मानव केंद्रित दृष्टिकोण निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? विकल्प ए संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरस, विकल्प बी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की महाप्रबंधक क्रिस्टलिना जियोर्जीवा, विकल्प सी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विकल्प डी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के प्रशासक HM स्टीनेर। सही उत्तर है विकल्प सी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उत्तर की व्याख्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18वें G20 शिखर सम्मेलन 2023 को संबोधित करते हुए
सकल घरेलू उत्पाद केंद्रित दृष्टिकोण के स्थान पर मानव केंद्रित विकास को अपनाए जाने को प्रमुखता प्रदान किए जाने की बात की। प्रश्न संख्या 18। भारत के लिए वित्तीय समावेशन सूचकांक का मान मार्च 2023 में कितना था? विकल्प ए 43.4%, विकल्प बी 53.9%, विकल्प सी 56.4%, विकल्प डी 60.1%। सही उत्तर है विकल्प डी 60.1%। उत्तर की व्याख्या। वित्तीय समावेशन सूचकांक का आगणन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 1 पहुंच 35% भार, 2 उपयोग 45% भार तथा 3 गुणवत्ता 20% भार के अंतर्गत विभिन्न संकेतों के आधार पर किया जाता है। प्रश्न संख्या 19। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जा रहा है? 1 सूक्ष्म लघु एवं मझोले उद्यम मंत्रालय, 2 कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, 3 वित्तीय सेवाएं विभाग वित्त मंत्रालय। उपर्युक्त में से सही है विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 1 और 3, विकल्प सी केवल 2 और 3, विकल्प डी सभी 1, 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प डी सभी 1, 2 और 3। उत्तर की व्याख्या। विश्वकर्मा जयंती 17 सितंबर 2023 को लॉन्च की गई। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना सूक्ष्म लघु एवं मझोले उद्यम मंत्रालय, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय तथा वित्तीय सेवाएं विभाग वित्त मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से क्रियान्वित की जा रही हैं। प्रश्न संख्या 20। सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी को अगस्त 2023 में महारत्न कंपनी का दर्जा लोक उद्यम विभाग द्वारा प्रदान किया गया? विकल्प ए नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, विकल्प बी ऑयल इंडिया लिमिटेड, विकल्प सी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, विकल्प डी रेल विकास निगम लिमिटेड। सही उत्तर है विकल्प बी ऑयल इंडिया लिमिटेड। उत्तर की व्याख्या। इसके साथ ही महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त सार्वजनिक उपक्रमों की संख्या सितंबर 2023 के प्रारंभ में 13 हो गई है। BHEL, BPCL, CIL, GAIL, HPCL, IOC, NTPC, ONGC, OIL, PFC, PGCIL, REC, SAIL। प्रश्न संख्या 21। वित्त मंत्रालय के लोक उद्यम विभाग द्वारा अगस्त 2023 में किस केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम को नवरत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया है? विकल्प ए ONGC विदेश लिमिटेड, विकल्प बी भारतीय वायुपत्तन प्राधिकरण, विकल्प सी अंतरिक्ष निगम लिमिटेड, विकल्प डी सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड। सही उत्तर है विकल्प ए ONGC विदेश लिमिटेड। उत्तर की व्याख्या। इसके साथ ही 1 सितंबर 2023 को नवरत्न दर्जा प्राप्त सार्वजनिक उपक्रमों की संख्या 13 हो गई है। BEL, EIL, कॉनकॉर, HAL, MTNL, नाल्को, NMDC, NLL, NBCCL, ONGC, विदेश, RINL, RVNL, SCI। प्रश्न संख्या 22। वित्त आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 वित्त आयोग वित्त मंत्रालय के अधीन एक स्थायी सांविधिक निकाय है। 2 वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। 3 वित्त आयोग में अध्यक्ष और 4 सदस्य हो सकते हैं। उपर्युक्त में से सही है विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 1 और 3, विकल्प सी केवल 2 और 3, विकल्प डी सभी 1, 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प सी केवल 2 और 3। प्रश्न संख्या 23। निम्नलिखित निकायों पर विचार कीजिए। 1 वित्त आयोग, 2 नीति आयोग, 3 वस्तु एवं सेवा कर परिषद, 4 राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग।
उपर्युक्त में से कितने निकाय संवैधानिक निकाय हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी केवल 3, विकल्प डी सभी 4। सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। उत्तर की व्याख्या। नीति आयोग एक परामर्शदात्री निकाय है, जबकि राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन एक गैर सांविधिक निकाय है। प्रश्न संख्या 24। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इस निकाय के स्थापना एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रवृत्तियां आयोग के स्थान पर की गई। 2. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग में अध्यक्ष एवं 6 सदस्य होते हैं। 3. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। उपर्युक्त में से सही है विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 1 और 3, विकल्प सी केवल 2 और 3, विकल्प डी सभी 1, 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प डी सभी 1, 2 और 3। प्रश्न संख्या 25। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। 1. शहरी अधोरचना विकास कोष राष्ट्रीय आवास बैंक। 2. ग्रामीण अधोरचना विकास कोष नाबार्ड। 3. विनिधानकर्ता शिक्षा एवं संरक्षण कोष भारतीय रिजर्व बैंक। 4. फंड्स ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप सिडबी। विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी केवल 3, विकल्प डी सभी 4। सही उत्तर है विकल्प सी केवल 3। उत्तर की व्याख्या। विनिधानकर्ता शिक्षा एवं संरक्षण कोष कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के अधीन विनिधानकर्ता शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण द्वारा प्रबंधित है। पृष्ठ संख्या 198। पृष्ठ संख्या 198 पर इन प्रश्नों के उत्तरों की व्याख्याएं दी गई हैं, जो कि पूर्व में प्रश्नों के साथ ही दी जा चुकी हैं। पृष्ठ संख्या 199।